आज हम एक सिंपल मॉडल देखेंगे स्पिन ऑन लैटिस साइड्स पे। ये नंबर ऑफ लैटिस साइड्स कौन-सा है वो कैपिटल N है और कैपिटल N ही हमारे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन अप या डाउन हो सकती है। तो हर पार्टिकल की स्पिन हाफ है और उसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू से डिनोट किया है हमने। अगर हम कोई इस सिस्टम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बी, तो जो बी जो है वो जी एक्सिस के अलोंग है, तो जो पार्टिकल की स्पिन है वो जी एक्सिस के अलोंग अलाइन हो जाएगी। तो ऐसी स्पिन जिसकी आइगन वैल्यू प्लस एच कट बाई टू होगी उसको हम स्पिन अप बोलते हैं, और ऐसी स्पिन जिसकी आइगन वैल्यू माइनस एच कट बाई टू हो उसको स्पिन डाउन बोलते हैं, और ये वैल्यूज अलोंग जी एक्सिस हैं। जो एनर्जी की आइगन वैल्यू है स्पिन अप के लिए वो माइनस म्यू टाइम्स बी होता है, और ये लोअर एनर्जी में होते हैं जो स्पिन अप्स होती हैं। और स्पिन डाउन जो सी है उसकी प्लस म्यू बी है, तो स्पिन डाउन जो सी है वो एक्साइटेड स्टेट है। क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये वेव फंक्शन साई आई यूज़ करेंगे, और साई आई जो है ना वो डिनोट करता है ये स्पिन ऑन उनकी रिलेटिव उनकी लोकेशन। तो ये पहली स्पिन अप है, दूसरी लोकेशन पे स्पिन अप है, तीसरी लोकेशन पे स्पिन डाउन है, और ये ऊपर ये राइट साइड पे जो है ना ये पिक्चर में शो कर रहा है। यहाँ पे 1 से 15 तक लेटेस्ट साइड्स दिखाई हैं, ये देखें। पहली साइड पे स्पिन अप है, दूसरी पे स्पिन अप, तीसरी पे स्पिन डाउन, फिर चौथी पे भी डाउन, पांचवी पे अप, एंड सो ऑन सो फोर्थ हो जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल जोन से है ना डिस्टिंग्विशेबल हैं और नॉन इंटरैक्टिंग हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे तम एटम्स तो सिमिलर होते हैं तो इनको तो इंडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि हमारी जो लेटेस्ट साइड्स है ना इनको हमने नंबरिंग दी है। इस नंबरिंग की वजह से हर और क्योंकि ये लेटेस्ट जो पार्टिकल हैं वो जगह भी नहीं बदल रहे, तो ये अपनी अपनी लेटेस्ट पॉइंट पे लेटेस्ट साइड पे ही रहते हैं, तो इसलिए वन वाला पार्टिकल या स्पिन वन पे ही रहेगी, टू वाली जो है वो टू पे ही रहेगी। तो इसलिए ये डिस्टिंग्विशेबल है। तमाम अप डाउन आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं, और जो सारे अप वाले पार्टिकल हैं वो लेटेस्ट साइड्स की वजह से हम डिस्टिंग्विशेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो फिक्स्ड है। टोटल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और आपको पता है कि इस टोटल एनर्जी यू के कोरस्पॉन्डिंग यू और एन एक मैक्रो स्टेट को या बड़ी स्टेट को बताते हैं जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन इस मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा माइक्रो स्टेट हो सकती हैं, क्योंकि ये स्पिन अप की और डाउन की जगह आप चेंज करते रहें, उनके मुख्तलिफ जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो सब बनाएं, तो वो तमाम माइक्रो स्टेट्स की एनर्जी यही यू और एन होगी। तो इसलिए हमारी मैक्रो स्टेट डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स है जिन सब की एनर्जी यही यू होगी, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन होगा। अब हम सपोज करते हैं कि जो स्पिन अप वाले पार्टिकल्स हैं उनका नंबर एन वन है और उनकी एनर्जी माइनस ही है, और स्पिन डाउन वालों की तादाद या काउंटिंग एन टू है। और अगर हमें टोटल एन पता है और एन वन पता है तो हम एन टू ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ये एन माइनस एन वन होगा, ठीक है। स्पिन डाउन का नंबर एन टू है और उनकी एनर्जी ये एप्सिलॉन है। हाँ, टोटल एनर्जी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यू हम सपोज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन है, और अगर एन वन स्पिन अप हैं तो डेफिनेटली एन माइनस एन वन स्पिन डाउन होगा। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है ना ये हमने लिख दी है, ये सम अप करके लिख दी है। अब स्पिन अप्स की एनर्जी और स्पिन अप्स जो सी हैं वो एन वन हैं और उनकी एनर्जी माइनस एप्सिलॉन है, तो सारी स्पिन अप्स की जो एनर्जी हो जाएगी ये दोनों की प्रोडक्ट से हम हासिल कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ स्पिन अप माइनस एन वन टाइम्स ई हो जाएगी, और स्पिन डाउन की एनर्जी एन टू टाइम्स ई हो जाएगी, तो एन टू की जगह पे हमने एन माइनस एन वन लगा दिया। तो ये हमारी टोटल एनर्जी है सिस्टम की। इसमें कैपिटल एन वाला और स्मॉल एन वन वाली टर्म्स अलग कर ली हैं। अब क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, और अगर मैं यानी कि जो मेरी एन वन स्पिन्स हैं उनको मैं कहाँ कितनी पोजीशंस पे रख सकती हूँ कैपिटल एन में से, तो ये जो है ये हम कम्बिनेशन से एन सी एन वन से हासिल कर सकते हैं। ये जो इधर फार्मूला लिखा हुआ है ना एन सी एन वन का, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन वन फैक्टोरियल एंड एन वन फैक्टोरियल।
तो एक्चुअली यही हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स या ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स देगा और इसको हम अपनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और वंस हमें डब्ल्यू पता चल जाता है यानी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स पता चल जाती हैं तो हम एंट्रोपी भी फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी जो सी है वो हमारे पास ये इधर दी है, एस इज इक्वल टू के बी लॉग डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू की वैल्यू जो एन सी एन वन थी वो यहाँ पे लगा दी फैक्टोरियल्स की टर्म में। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल्स की टर्म ये क्योंकि लॉगरिथम के अंदर है तो लॉगरिथम आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बन जाता है, तो यही हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया है। अब इस फार्मूला में आप देखेंगे कि हमारे पास ना लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल आ रहा है। आपको पता है जो जब हम रियल क्रिस्टल्स या एटम्स को डील सिस्टम्स को डील कर रहे थे तो उसमें एवोगाड्रो ऑर्डर के नंबर्स होते हैं, 10⁻23 जो होता है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इन नंबर को अगर मैं एक्चुअली लिखूं तो एन लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल यानी 10⁻23 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना जो है ना, मे बी समटाइम्स यानी कैलकुलेटर पे तो हो नहीं सकता। तो ये स्टर्लिंग ने एक अप्रॉक्सीमेशन दी थी इस रिजल्ट के लिए। अ, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होती है। लॉग एम फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो ये एम एम माइनस वन एम माइनस टू थ्री टू वन ये सब की मल्टीप्लिकेशन है। और लॉग जब डिस्ट्रीब्यूट होता है इन पे तो सब मल्टीप्लिकेशन जो उनसे वो प्लस साइन बन जाते हैं ये हर जगह पे। तो यानी ये हमारा जो पहले एम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी अब एम टर्म्स का समेशन आ गया, लेकिन वो लॉग एन टर्म्स हैं। अगर जैसा कि हमारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो इसलिए सपोजिशन तो करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी समटाइम्स आपके अगर स्मॉल सिस्टम हो तो उस केस में आप अप्रोक्सीमेशन की बजाय प्रिसाइज वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपके क्रिस्टल या सिस्टम की वैल्यूज लार्ज होंगी तो आप ये सपोजिशन यूज़ कर सकते हैं कि आप ये समेशन को इंटीग्रेशन साइन में चेंज कर दें। और अब डी एन के ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी है तो बाय पार्ट के लिए हमें एक और फंक्शन चाहिए होगा, तो वो मैंने वन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसमें मेरा फर्स्ट फंक्शन जो है वो लॉग ऑफ एन है और सेकंड फंक्शन जो है वो वन है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग एन एज इट इज़ आ गया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एन आ गया जो कि एन इटसेल्फ होगा। और फिर ये दूसरी टर्म में लॉग ऑफ एन की डिफरेंशिएशन हमने कर ली और एन एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इस वाली की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/n और n तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dn की इंटीग्रेशन सिंपल n हो जाती है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। और पहली वाली टर्म में 1 से m तक वैल्यू पुट करेंगे तो m टाइम्स लॉग ऑफ m है और लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, तो इसलिए ये सेकंड टर्म 0 है। और जब मैं दूसरी टर्म में लगाऊंगी तो ये m माइनस वन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया m log m माइनस m प्लस वन। तो 10⁻23 के आगे वन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी log m फैक्टोरियल की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है m टाइम्स log m माइनस m। इसको स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं और ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है। आप देखेंगे कि हमने ये जो एन स्पिन्स ऑन लेटेस्ट साइड्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारा ये साई आई स्टेट फंक्शन जो सा था अप अप डाउन एंड सो ऑन स्पिन्स को जाहिर कर रहा है 1 से लेकर एन लेटेस्ट साइड्स के लिए। और टोटल एनर्जी जो सी थी वो सम थी एनर्जी ऑफ स्पिन अप्स और स्पिन डाउन का। और इसमें जो हमारी एनर्जी पर पार्टिकल है ये एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो ये ई एप्सिलॉन माइनस टू टाइम्स n1 एप्सिलॉन बाय n आती है। तो इस वाले में इस सिस्टम के लिए हमने W जो सा था ना अपना सिस्टम नंबर ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स वो ये कैलकुलेट किया था। और एंट्रोपी क्योंकि इसका लॉग थी तो ये लॉग ऑफ W हमने लिखा। लॉग ऑफ W में यानी हमारे पास 3 टर्म्स का फैक्टोरियल आ रहा है। एक n फैक्टोरियल है, n माइनस n1 फैक्टोरियल और फिर सिर्फ n1 फैक्टोरियल है। तो हर जगह पे हर टर्म के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन हमने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाई। ये पहली टर्म के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन का रिजल्ट आया n टाइम्स लॉग n। और दूसरी टर्म जो सी है उसके लिए ये वाली अप्रॉक्सीमेशन है और तीसरी टर्म ये है n1 सॉरी ये दूसरी टर्म ये है पूरी
और तीसरी टर्म ये है n1 log n1 और प्लस n1। अब इसमें ये जो ब्लू कलर की टर्म्स मैंने लिखी है ना, ये लीनियर हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ना, जबकि बाकी जो भी टर्म्स हैं वो क्वाड्रेटिक हैं। और आपको पता है वो पावर इतनी हायर है कि हम लीनियर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। जब लीनियर टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट बच गया है। इसमें n1 log n खुद ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में ही मैंने एक माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है ताकि हमारा रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये पहली दो टर्म्स जो सी है इनको लॉगरिथम को हम कंबाइन कर लेंगे क्योंकि आउटर फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे कैपिटल N कॉमन है। ये अंडरलाइन वाली टर्म्स में भी n1 कॉमन है और लॉग वाली टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे। ये ब्लू वाली टर्म में n1 कॉमन है और बाकी टर्म को हम कंबाइन कर लेंगे। तो ये पहली वाली टर्म को जब कंबाइन किया तो ये रिजल्ट आया। इसमें ये एक्चुअली n माइनस n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N था, जो कि 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n हो जाता है। इसी तरह की टर्म ये इसके लिए भी थी, जो कि यहाँ पे ये मैंने लिख दी है। और ये जो ब्लू वाली टर्म थी ये यहाँ पे लास्ट में आई है। ये n1 इसमें बाहर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था लॉगरिथमिक टर्म से। और फिर उसके बाद अब ये जो ये लॉग वाली टर्म्स है ना, ये पहली दो टर्म्स में लॉग वाली टर्म कॉमन है, तो लॉग वाली टर्म हम कॉमन ले लें तो n माइनस n1 जो है ना वो इसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बाहर हमने खुद ही से n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये जो डिनोमिनेटर में n था ये ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो ये वाली टर्म जो सी है n माइनस n डिवाइडेड बाय कैपिटल N हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N हो जाएगा। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन का मकसद क्या था कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी सिमिट्री आ जाए, हमें उसे ना अंडरस्टैंड करने में आसानी। तो यहाँ पे ये देखें 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n है, जो टर्म बाहर मल्टीप्लाई हो रही है उसी का लॉग है। और यहाँ पे n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N है और जो टर्म बाहर मल्टीप्लाई हो रही है उसी का लॉग है। और कैपिटल N जो है ना वो हमारा माइनस n बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक चीज़ जो थी मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कि हमारी एनर्जी पर पार्टिकल जो है वो एप्सिलॉन माइनस ये टर्म है। अब अगर हमारी एनर्जी पर पार्टिकल जो है वो टोटल नंबर पे ना डिपेंड करे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो टर्म आ रही है n1 डिवाइडेड बाय n, इसमें नंबर n हमें लिखा तो नज़र आ रहा है, लेकिन n1 ओवर n की रेशो कुछ ऐसी होगी कि वो कैपिटल N से इंडिपेंडेंट होगी। आप इसको कोई टर्म ए कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें। अगर n1 डिवाइडेड बाय n जो है वो ए से सॉरी कैपिटल N से इंडिपेंडेंट है, तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली, ये चारों टर्म्स, इन सब में इसी तरह की रेशो n1 डिवाइडेड बाय n आ रही है, लेकिन ये टर्म n से इंडिपेंडेंट है। जो हमने लॉग ऑफ w कैलकुलेट किया है इसमें जो n के ऊपर डिपेंडेंस आ रही है वो सिर्फ ये बाहर जो कैपिटल N मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वजह से आ रही है। तो अगर आप देखें हमने जो टोटल एनर्जी लिखी थी ना, टोटल एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये कैपिटल N की टर्म में लिखी है, तो टोटल एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी भी n के ऊपर डिपेंड कर रही है, n के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी वो जो n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N टर्म आती है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। तो इसका मतलब है हमारा पॉसिबल जो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं, उसका लॉग जो है वो n के प्रोपोर्शनल है। ऐसी क्वांटिटीज जो n से प्रोपोर्शनल होता है उनको एक्सटेंसिव क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमारे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी U है, वो एक्सटेंसिव है, और हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट्स का लॉग है वो भी एक्सटेंसिव है। इसका मतलब है अगर हम अ, अपनी जो है ना एनर्जी को डबल करेंगे, तो फिर हमारे जो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल करेंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट्स का लॉग होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो सी हैं वो डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अगर हम एक्स ले लें, ये रेशो ऑफ यू जो कि हमारी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है एनर्जी की सिस्टम के ऊपर, और एन ई एक्चुअली हमारी अगर हम सपोज कर लें कि हर पार्टिकल की एनर्जी एप्सिलॉन है और कैपिटल एन उनका नंबर है, तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है ना वो क्वांटम मैकेनिकली ये आनी चाहिए। तो यू बाई एन ई एक रेशो है जो कि
एक्चुअली 1 के पास होनी चाहिए अगर क्लासिकली देखा जाए, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर आप देखें तो ये 1 एग्ज़ैक्टली नहीं है, क्योंकि इसमें से ये टर्म सबट्रैक्ट हो रही है। ये u बाय n जो था, ये मैंने पीछे जो फ़ॉर्मूला लिखा हुआ था, अगर मैं पीछे चली जाऊँ, ये ओके, आप पीछे से देख लीजिएगा। u बाय n जो-सा है ना, वो हमारा फ़ॉर्मूला था, उसमें हमने u बाय n की वैल्यू लगा दी। तो ये n1 ओवर कैपिटल N आ गया। इधर से d ऑफ़ x जो-सा है ना, ये du डिवाइडेड बाय ne आ जाता है। तो ये फ़ॉर्मूला n1 बाय n जो नंबर था ना, वो हमारे जो एंट्रोपी की वैल्यू थी, जो हमने कैलकुलेट की, उसमें ये वाला नंबर आता था n1 ओवर n। तो इधर से ये नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, n1 बाय n। जस्ट रीअरेंज करना है, x को इस तरफ ले गई और 2n1 डिवाइडेड बाय n को दूसरी तरफ ले गई, तो ये और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। और इस तरह की भी टर्म आती थी हमारी एंट्रोपी के इक्वेशन में। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये 1 प्लस एक्स बाई 2 आ गई। अब हमारी जो एंट्रोपी है, उसमें जब ये वैल्यूज़ लगा दी, तो आप देखें इसमें अब आपको ज़्यादा सिमेट्री नज़र आ रही है। 1 प्लस एक्स बाई 2 और लॉग भी इसी टर्म का है, और फिर प्लस होके 1 माइनस एक्स बाई 2 और लॉग भी उसी टर्म का है यहाँ पे ब्रैकेट्स में। अब हम इस सिस्टम की जो-सी है ना, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक सिस्टम है, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालेंगे। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक, वो तो आपको पता है ना, फर्स्ट लॉ से दी है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी से होती है। अगर मैं ये सपोज करूँ कि सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा, उसका वॉल्यूम जो है ना वो ज़ीरो है, वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो है, तो डी यू बाई डी एस जो सा है वो टेम्परेचर के इक्वल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर से टेम्परेचर का रेसिप्रोकल जो है वो पार्शियल एस ओवर पार्शियल यू है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें मैंने पार्शियल एक्स इंट्रोड्यूस करा दिया है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डी एक्स बाई डी यू। तो डी एक्स बाई डी यू जो सा ना, वो तो मैं इधर से ले लूँगी, ये डी एक्स बाई डी यू, ये 1 ओवर एन ई आएगा, तो ये वैल्यू मैंने इधर सब्सटीट्यूट कर दी है। पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट करने के लिए ना, हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये अगले स्टेप में मैंने किया है। ये पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स एन ओवर के बी तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये आगे जो है हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी फार्मूला लगेगा, तो ये पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन की तो हाफ आ गया, लॉग वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया। फिर ये है कि पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस एक्स बाई 2, और लॉग की जब डिफरेंशिएशन की तो उसके आर्ग्यूमेंट का इन्वर्स है, और फिर उसी आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन की तो ये हाफ आ गया। फिर ये नेक्स्ट जो टर्म है वो 1 माइनस एक्स बाई 2 है, तो आप देखेंगे हर जगह पे बस आपका माइनस टर्म आ जाएगी, प्लस हाफ की बजाय माइनस हाफ है, लॉग वाली टर्म एज इट इज़। फिर जब दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस एक्स बाई 2 और लॉग वाली टर्म का रेसिप्रोकल और उसके आर्ग्यूमेंट का, और फिर उसका हाफ माइनस हाफ था, तो ये माइनस ये इधर लगा दिया। तो आप देखें लॉग के बगैर जो इसमें टर्म्स आ रही है ना, इसमें ये तो कैंसिल आउट हो गया 2 से, और 1 माइनस माइनस एक्स से, तो यहाँ पे हाफ और ये माइनस हाफ है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। और फिर हम लॉग वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे, हाफ कॉमन ले लिया तो हाफ ये बाहर आ गया, लॉग वाली टर्म जो सी हैं वो रेशो में आ जाएंगी, 2 कैंसिल हो जाएगा लॉगरिथम के अंदर। और इस वैल्यू को अब हम 1 ओवर टी में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा 1 ओवर टी जो है वो ये बन जाता है। इस माइनस टर्म को मैं लॉग में ले गई, तो आपकी जो सी लॉग के अंदर टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये कैपिटल एन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों टर्म्स में से। और ये हमारे पास के बी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रह गया। और इसमें मैंने लॉग वाली टर्म को एक तरफ कर दिया और बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ कर दिया। इसको आप अगर थीटा कह लें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ये थीटा हो गया है, तो ये ई रेस्ट पर थीटा जो सा है वो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये मैंने ई रेस्ट पर माइनस थीटा और ई रेस्ट पर प्लस थीटा लिखा है, तो राइट साइड पे ये टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी, और ये सिंप्लीफाई होके ये बचता है, और ई रेस्ट पर माइनस थीटा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म मेरे पास आ गई है। ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशन की रेशियो ले लें, तो ये जो हमारे पास है ई रेस्ट पर
एक माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये एक्चुअली टेंजेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला है, टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा 2 टाइम्स थीटा होगा। अगर एक्सपोनेंशियल को मैं थीटा लूँ तो फार्मूला 2 थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स एप्सिलॉन था, तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के बी आ गया। और राइट साइड जो सी है, जब उनकी रेशो ली तो ये दूसरी वाली टर्म को इन्वर्स कर दिया तो हमारे पास एक्स बच जाता है, लेकिन हमारा एक्स जो सा है वो तो u डिवाइडेड बाय एन ई था। तो एक्स जो सा है वो एक्चुअली रेशो आनी चाहिए थी जो कि क्लोज टू 1 होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि एक्स का जो फार्मूला आ रहा है वो टेंजेंट हाइपरबोलिक का फंक्शन है in terms of temperature and energy of a single particle in the spin system and divided by this kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हमारे स्पिन सिस्टम की एक छोटे से पार्ट की पिक्चर है, और ये हमारा फंक्शन एक्स है जो कि टेंजेंट हाइपरबोलिक यहाँ पे ड्रॉ किया है वर्सेस ये जो टर्म थी ना एस एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एन के बी, एंट्रोपी के वर्सेस इसको प्लॉट किया है। तो आप देखें कि अगर हमारे पास हमारा एक्स जो है वो 0 है, एक्स 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाली टर्म जो सी है वो 1 हो जाएगी, यानी 2n 1 इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ स्पिन अप पार्टिकल्स हैं वो टोटल साइड्स पे हाफ साइड्स पे हैं, और स्पिन डाउन बाकी हाफ साइड्स पे होंगे। तो ये चीज़ आपने जब कॉइन्स वाली एग्जांपल देखी थी, वो जो मैंने आपको आई लेक्चर ऑनलाइन से देखने को कहा था, उसमें भी था कि जब इक्वल नंबर ऑफ हेड एंड टेल्स हों तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी जब इक्वल नंबर ऑफ स्पिन अप्स एंड स्पिन डाउन हो, कैपिटल एन में से आधी जो सी हैं स्पिन अप ऑक्यूपाई कर रही हैं और आधी स्पिन डाउन ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो ऐसी स्टेट की जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर इसकी एंट्रोपी भी सबसे ज़्यादा है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे आप देखें कि एंट्रोपी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू 1 ले लें, जिसका मतलब है कि सब के सब पार्टिकल्स की स्पिन या तो अप हो जाएगी, या -1 ले लें, इसका मतलब है सब के सब पार्टिकल्स की स्पिन की वैल्यू जो सी है ना वो, सॉरी ये अदर वे अराउंड है, n1 0 हो जाएगा तो आपका x1 हो जाएगा। n1 0 होने का मतलब स्पिन अप 0 है, तो स्पिन अप 0 होगी तो सारे के सारे पार्टिकल स्पिन डाउन स्टेट में होंगे, और स्पिन डाउन 0 होगी तो सारे के सारे पार्टिकल स्पिन अप में होंगे। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी एंट्रोपी सबसे कम है, इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट सबसे कम है, और फिर इसके बीच में 1 और 0 के दरमियान भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो कि इस फार्मूले टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा एक्स एग्जैक्टली 1 नहीं, और 1 पे होने के उसके चांसेस बहुत कम हैं फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, even though it is non-interacting, but it has magnetic moment and it has spin uh, half, which could be plus half and minus half. अब टोटल एनर्जी जो सी है वही मैंने आपको बताया था कि n1 टाइम्स एप्सिलॉन और n2 टाइम्स एप्सिलॉन का सम है ये, क्योंकि स्पिन अप्स की एनर्जी माइनस थी तो इसलिए ये हमने माइनस रखा था कि टोटल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो, तो ये डिफरेंस आ जाता है n2 माइनस n1। तो n2 माइनस n1 जो सा था वो तो हमने इधर से हाँ, इधर से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि n2 माइनस n1 जो सा है हमारा वो u टाइम्स एप्सिलॉन है। तो u टोटल एनर्जी है और एप्सिलॉन एक पार्टिकल की एनर्जी है। तो ये हमें जो सा है ना वो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्पिन डाउन एंड स्पिन अप स्टेट देते हैं। और u ओवर एप्सिलॉन जो सा है वो इधर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये n को अगर मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊं तो u ओवर एप्सिलॉन जो सा होगा वो n टाइम्स टेंजेंट हाइपरबोलिक नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो u ओवर एप्सिलॉन का ये भी फार्मूला आ गया हमारे पास। अब नेट मैग्नेटाइजेशन हमने देखनी है, वो डिफरेंस होती है जो ऐसे पार्टिकल्स का जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट अप है और जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट डाउन है। और हम सपोज कर रहे हैं कि ना पार्टिकल जो है ना मैग्नेटिक इंडक्शन बी में है, जो स्पिन अप पार्टिकल है एक पार्टिकल की एनर्जी माइनस म्यू बी है, और जो स्पिन डाउन में है उस एक पार्टिकल की एनर्जी म्यू बी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, कि कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट
जो-सा है ये डिफरेंस होगा स्पिन अप वालों का और स्पिन डाउन वालों का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसमें जो n2 माइनस n1 आएगा तो ये n2 n1 और n1 के जो डिफरेंस की वैल्यू है वो मैं ये वाली लगा दूँगी n टेंजेंट हाइपरबोलिक और फिर साथ ही मैंने अम, हाँ, ये सॉरी यही टर्म सिम्प्लीफाई होती है म्यू एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाता है और एनर्जी की जगह पे मैं ये म्यू बी लगा दूँगी जो कि एक पार्टिकल की एनर्जी है। तो ये जो हमारे पास ये एंड पे रिलेशन आया है ना मैग्नेटाइजेशन वाला, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है इस सिस्टम के लिए जिसमें एन लैटिसाइड्स हैं और हर पार्टिकल स्पिन हाफ रखता है और जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन बी है।